नमस्कार। औपचारिक भाषा और स्वचालित सिद्धांत कंपाइलर डिज़ाइन में एक अनुप्रयोग के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नियंत्रण प्रवाह वाक्यों का अनुवाद, या हम बोलेंगे ट्रांसलेशन ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। हम इसमें मुख्यतः बात करने वाले हैं जो अलग अलग तरीके के जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, जैसे इफ़, एल्स, स्विच, या फिर लूप स्टेटमेंट होते हैं, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल। साथ में आपके नियंत्रण प्रवाह स्टेटमेंट जैसे ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू। ये सब स्टेटमेंट को जब उसके आप इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम इस लेक्चर में हम बात करेंगे। हमने केवल एक ही फॉर्मेट लिया हुआ इंटरमीडिएट कोड का, वह है आपका 3 एड्रेस कोड। तो जब इस तरीके के स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम में आते हैं तो कंपाइलर उसे 3 एड्रेस कोड में कैसे कन्वर्ट करता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यही हमारे इस लेक्चर का मुख्य उद्देश्य है। तो पहले हम बात करते हैं कि नियंत्रण प्रवाह बयान या इस तरीके के जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होते हैं वह क्या होता है। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली में जो एक पर्टिकुलर कंडीशंस के आधार पर जो आप कोड लिखते हैं या जो कोड फ्रेगमेंट होते हैं, कोड का हिस्सा, वह उस कंडीशन के आधार पर ही एग्जीक्यूट होता है। पहले वह कंडीशन चेक होता है और उसके बाद फिर आपके प्रोग्राम का कौन सा हिस्सा एग्जीक्यूट होगा, कौन सा हिस्सा आपका संपादित होगा, वह उस फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर निर्भर करता है। तो जो अलग अलग तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं, जैसे आपका लूप से रिलेटेड स्टेटमेंट है फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, या आपके जंप बयान से रिलेटेड जैसे स्टेटमेंट होते ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू। तो कौन सा स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगा, किस कंडीशंस पे, यह निर्णय इन स्टेटमेंट के विभिन्न परिस्थिति पे निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे कि नियंत्रण प्रवाह बयान प्रोग्रामिंग जो निर्माण में जो मुख्य शर्त जो होता है कि उसमें जो कंडीशंस है, अभी हमने चर्चा किया कि इसका महत्व क्या है। तो नियंत्रण प्रवाह बयान प्रोग्रामों में गतिशील व्यवहार और जटिल लॉजिक को लागू करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं तो वह प्रोग्राम किसी प्रॉब्लम को, किसी एप्लीकेशंस को सॉल्व करने के लिए लिखा जाता है। और जब उस एप्लीकेशंस को सॉल्व करने के लिए हम प्रोग्राम के जो स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें हम अलग अलग लॉजिक को अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं, चाहे वह शर्तात्मक बयान हो, चाहे लूप्स हो, चाहे जंप वाले स्टेटमेंट है, यह आपके लॉजिक को उसमें इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। इसलिए इन स्टेटमेंट का बहुत ही महत्व है प्रोग्राम लिखने में। तो जब आप प्रोग्राम लिखते हैं इन सब स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, तो उसे जो कंपाइलर है, जो आपके इंडिपेंडेंट कोड, जो आपके मशीनी भाषा पे निर्भर नहीं करता, एक ऐसे इंटरमीडिएट कोड में उसको कन्वर्ट करता है, क्योंकि उसके बहुत सारे मायने हैं। इंटरमीडिएट कोड करने का मतलब यह है कि आप इंटरमीडिएट कोड लेवल पे उस कोड को ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं। दूसरा उसका महत्व है कि वह जो इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन है, वह आपके कोड को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी भी प्रोवाइड करता है। जैसे आपका जावा जो प्रोग्राम है, जो जावा की कंपाइलर है, जब आपके प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, वह भी एक इंटरमीडिएट कोड फॉर्मेट है। तो हमने देखा कि आपके लॉजिक को लागू करने के लिए जो इस तरीके के जो भाषा है, चाहे वह शर्तात्मक बयान हो, चाहे लूप्स हो, चाहे जंप से रिलेटेड स्टेटमेंट हो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रोग्रामिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अब हम बात करेंगे कि कुछ शर्तात्मक बयान, लूप्स और जंप्स के बारे में। तो इसमें जो इस लेक्चर में जो आपको उदाहरण दिया गया है, मुख्यतः उसमें सी के स्टेटमेंट लिए हैं। हो सकता है जो अलग अलग भाषाओं में उसका जो फॉर्मेट हो वो अलग अलग हो, लेकिन उसका जो लॉजिक है, जो उसका इंटरमीडिएट कोड का जो रिप्रेजेंटेशंस जो होगा या जो आपको हम बताने वाले हैं, वह लॉजिक लगभग सभी भाषाओं में एक जैसा ही है। तो आप यह ना समझें कि यह लेक्चर स्पेशली सी के स्टेटमेंट के लिए है। इस लॉजिक को किसी भी भाषा, किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में उपयोग किया जा सकता है। तो अभी हम जैसे देखते हैं, ये जो आपका शर्तात्मक बयान है,
इसमें आप देखिए ये जो एक उदाहरण है कि इफ x ग्रेटर देन 10 प्रिंट x इज ग्रेटर देन 10 और एल्स प्रिंट x 10 आर लेस। इट मीन्स व्हाट, अगर आप ये कोड को अगर देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि एक शर्त लगा दिया गया है कि अगर x वेरिएबल की वैल्यू 10 से बड़ी है तो एक मैसेज वो प्रिंट करे, और अगर उससे छोटी है जो एल्स के अंदर लिखा हुआ है तो एक दूसरा मैसेज प्रिंट करे। अब अगर इस तरीके का स्टेटमेंट अगर आपके प्रोग्राम में है तो आप उसे कैसे 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेंगे, वह हमारे आगे के चर्चा का विषय है। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं उसे हम शर्तात्मक बयान कहते हैं। वैसे ही आपके कुछ स्टेटमेंट ऐसे रहते हैं जो लूप से रिलेटेड रहते हैं, जो एक पर्टिकुलर कोड सेक्शंस को बार बार रिपीट करता है। अगर आप इफ स्टेटमेंट को देखें और जब तक इसके ऊपर हम लूप का कंडीशन नहीं अप्लाई करेंगे तो यह स्टेटमेंट आपका एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो आपका दूसरा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर लूप की बात करें तो जब एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स तक किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना रहता है तो हम लूप का उपयोग करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे एक फॉर लूप का उदाहरण दिया गया है जिसमें आपका वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और i लेस देन 5 मतलब वो 4 टाइम, मतलब यह लूप आपका 5 बार चलेगा। तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है जिसमें आप i की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं वह 5 बार प्रिंट होने वाले हैं। तो वैसे ही आपके कुछ और स्टेटमेंट होते हैं जिसे हम अपनी प्रोग्रामिंग भाषा में उपयोग करते हैं। जैसे आपका तीसरा स्टेटमेंट बताया गया जंप, तो आप यहाँ पे जंप का मतलब जंप स्टेटमेंट नहीं लिया गया है, लेकिन हाँ अगर आप कुछ असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो उसमें बाकायदा जंप स्टेटमेंट होता है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे सी का उदाहरण लिए हुए हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कोड फ्रेगमेंट है, और इसमें अगर इस उदाहरण को अगर आप देखें तो एक i का वेरिएबल इनिशलाइज हो रहा है जिसकी वैल्यू 0 है। फिर एक कंडीशन चेक हो रहा है कि वाई i इज लेस देन 5। अगर वह कंडीशन ट्रू है तो वह फिर से इंटर कर रहा है और उसमें फिर आपका एक i का कंडीशन चेक हो रहा है कि इफ i इज इक्वल टू 3। अगर वह भी 3 है तो यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है ब्रेक। इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होते हैं तो आपके जो आगे के जो कोड फ्रेगमेंट है या कोड स्टेटमेंट है, जैसे आपका एक प्रिंट एफ का स्टेटमेंट है और दूसरा एक i++, तो ब्रेक का मतलब वह इस करेंट जो आपके ब्लॉक है इससे वो बाहर जंप कर जाएगा, मतलब वह आगे के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा या आपके वाइल लूप से ब्रेक कर जाएंगे। तो इस तरीके के उदाहरण के लिए हमने जंप स्टेटमेंट यूज़ किया है। तो आप देखिए कि आप जब भी प्रोग्राम राइट करते हैं और उस प्रोग्राम को राइट करने का पर्पस किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, तो आप पहले उसका एक लॉजिक डेवलप करते हैं और उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते टाइम आप सिंपल स्टेटमेंट, वेरिएबल डिक्लेरेशंस, ये सब तो आपके प्रोग्रामिंग का हिस्सा होता ही होता है। साथ में आपको शर्तात्मक बयान जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट, लूप्स जैसे फॉर, वाइल या आपके जंप स्टेटमेंट, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपके प्रोग्राम में जब इस तरीके का स्टेटमेंट होता है तो आपका जो कंपाइलर है उसे वह इंटरमीडिएट कोड में कैसे कन्वर्ट करता है, अभी हम यह समझने की कोशिश करेंगे। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पे जो उदाहरण हम लिए हुए हैं जो इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशंस का, वह आपका 3 एड्रेस कोड है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप इसी 3 एड्रेस कोड में ही सभी का सभी प्रोसेसिंग होता है। आपके लैंग्वेज के बेस पे जो उसके कंपाइलर डिज़ाइन होते हैं, तो आज के डेट में जो एडवांस कंपाइलर है वह हो सकता है दूसरे आपके इंटरमीडिएट कोड जनरेट करें। हम जो यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं उसका उद्देश्य इसके लॉजिक को, यह कैसे काम करता है, इसके प्रोसेस को समझना है। तो इसलिए यह उदाहरण दिया जा रहा है। लेकिन आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सभी जगह यह 3 एड्रेस कोड ही एज अ इंटरमीडिएट कोड यूज़ होता है, आपके दूसरे भी इंटरमीडिएट कोड होते हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो शर्तात्मक बयान है, जैसे आपका ये इफ एल्स स्टेटमेंट, तो इसे कैसे 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पुनः
वही उदाहरण यहाँ पे आपको रिपीट किया गया है कि इफ़ x ग्रेटर देन 10 देन प्रिंट x इज ग्रेटर देन 10, अदरवाइज एल्स प्रिंट x इज लेस देन 10। तो अब अगर यह हमारा स्टेटमेंट है तो इसे हम 3 एड्रेस कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो पहले एक टेम्पररी वेरिएबल लिया जाता है और उस टेम्पररी वेरिएबल में जो इफ़ के अंदर के जो वेरिएबल है, जो यहाँ पे आपका x है, उसकी वेरिएबल को, उसकी वैल्यू को, उसके मान को उस टेम्पररी वेरिएबल में रख दिया जाता है। तो आप देखेंगे पहले t1 इज इक्वल टू एक्स, वैसे ही आपका जो दूसरा जो वैल्यू है जो कांस्टेंट है x इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 10, लेकिन यह ध्यान रखना है कि कोई जरूरी नहीं कि आपको वो कांस्टेंट ही मिले, वह भी आपका एक वेरिएबल हो सकता है, जैसे कि इफ़ x ग्रेटर देन y, जो भी हो, यहाँ पे कांस्टेंट दिया है तो आपका जो वह जो वैल्यू है आपके दूसरे टेम्पररी वेरिएबल t2 में चला जाएगा। तो t1 में आपका x हो गया एक टेम्पररी वेरिएबल में, दूसरे में आपका t2 हो गया जो आपके कांस्टेंट को रखा हुआ है। अब t1 और t2 के बीच में कंपैरिजन होगा। यह कंपैरिजन कि यह कंडीशन जो है ट्रू है कि फॉल्स है। तो t3 इज इक्वल टू, तो देखिए आपका t1 और t2 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और उसके जो रिजल्ट है, उसके जो परिणाम है, वह आपका कहाँ पे जाके सेव हो रहा है? आपके t3 में हो रहा है। अब अगर ये कंडीशंस ट्रू है, अगर यह कंडीशन ट्रू है तो क्या होना चाहिए? जो आपका x इज ग्रेटर देन 10 यह मैसेज प्रिंट होना चाहिए। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वह कौन सा प्रिंट होना चाहिए? आपका x इज 10 आर लेस, ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो ये दोनों मैसेज को अलग अलग लेवल पे डिफाइन कर दिया गया है। तो आपका जो पहला मैसेज है कि इफ t3, मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो गो टू L1, मतलब उस लेवल पे जंप कर जाइए। तो L1 पे क्या डिफाइंड रहेगा आपका? प्रिंट L1 पे आपका डिफाइंड है, देखिए प्रिंट x इज ग्रेटर देन 10, जो आपके चौथे नंबर के पॉइंट पे बताया गया है। लेकिन अगर यह फॉल्स हो जाए, इसका मतलब अगर फॉल्स हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? ऑटोमेटिकली जो आपका जो नीचे का जो स्टेटमेंट है x इज 10 आर लेस, यह प्रिंट हो जाना चाहिए। तो उस लेवल के ऊपर, L1 के ऊपर, आप देखिए जो 3 नंबर का जो स्टेटमेंट है वहां पे आपका प्रिंट x इज 10 आर लेस लिखा हुआ है। इसका मतलब ध्यान दीजिए, यह जो आपको समझाने के लिए जो 1 2 3 4 पॉइंट ये जो लिखा हुआ और ये जो 5 पॉइंट लिखा हुआ है, यह स्टेटमेंट जो इंटरमीडिएट स्टेटमेंट है यह कंटिन्यूअस में है। तो इसका मतलब अगर फिर से गौर करें तो इफ t3, अगर t3 का कंडीशन ट्रू होता है तो L1 में जाइए, जो 4 नंबर पे दिखाया गया है उसको प्रिंट कर दीजिए। लेकिन अगर वह कंडीशन फॉल्स हो जाता है, मतलब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाएगा और वो स्टेटमेंट आपके 3 में आ जाएंगे और यहाँ पे वह प्रिंट कर देगा कि x इज 10 आर लेस। अब चौथे नंबर पे आपका प्रिंट x है, x इज ग्रेटर देन 10, तो वह तो आपका प्रिंट होना नहीं चाहिए। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो वह x इज 10 आर लेस को प्रिंट करने के बाद जस्ट उसके नीचे एक स्टेटमेंट आएगा, देखिए गो टू L2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो जो आपका लेवल 1 को छोड़ के जो सबसे एग्जिट के लिए जो 5वें नंबर पे है वहां पे वह जंप कर जाएगा। तो इस तरीके से अगर कंडीशन ट्रू है तो L1 लेवल L1 का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका स्टेटमेंट जो 3 नंबर के पॉइंट पे दिखाया गया वो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और साथ में गो टू L2 करके वहां से वह एग्जिट कर जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो इफ एल्स स्टेटमेंट है उसको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट किया जाता है। हमने जो भी चर्चा किया वह इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है। वैसे ही अब अगर हम देखें कि अगर हमारे स्विच स्टेटमेंट, जनरली यह स्विच जब बहुत सारे केसेस की बात आती है, जो अलग बहुत सारे कंडीशंस को जब एक साथ चेक करके उसमें से कोई एक निर्णय लेने का बारी आती है, अगर उस टाइप का कोई लॉजिक अगर हमको इम्प्लीमेंट करना रहता है, लिखना रहता है अपने प्रोग्राम में, तो हम स्विच स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। तो अगर स्विच स्टेटमेंट अगर है तो उसे किस तरीके से आप 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस उदाहरण को समझाने के लिए एक स्विच एक स्टेटमेंट सी का एक उदाहरण दिया गया है, जिसमें स्विच में एक वेरिएबल है डे।
जब इस डे की वैल्यू अगर 1 हुआ, अगर केस वन मतलब उस डे की जो भी वैल्यू रहेगी उसको मैच करेगा वो 1 से, केस 1 से, केस 2 से, केस 3 से, और एक डिफ़ॉल्ट है। तो इसका मतलब अगर डे की वैल्यू 1 हुआ तो ऑटोमेटिकली वह प्रिंट कर देगा कि मंडे, और वहाँ से ब्रेक कर जाएगा, मतलब इस स्विच स्टेटमेंट से सीधा बाहर निकल आएगा, एग्जिट कर जाएगा। बट अगर वो डे की वैल्यू अगर 2 हुआ तो वहाँ पे वह प्रिंट कर देगा ट्यूसडे। कंडीशन सेम है, अगर 2 हुआ प्रिंट करने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट के कारण वह बाहर निकल जाएगा। वैसे अगर वैल्यू 3 हुआ तो वह वेडनेसडे प्रिंट करेगा, और फिर से ब्रेक स्टेटमेंट के कारण वह उस स्विच स्टेटमेंट के ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये 1, 2, 3 कुछ भी नहीं हुआ, इसके छोड़ अगर कोई भी वैल्यू होती है, तो आपका जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है, जो इनवैलिड डे लिखा हुआ है, वह आपका प्रिंट होगा। तो यह इस तरीके से सिर्फ यहाँ पे यह बताया गया कि अगर इस तरीके का स्विच स्टेटमेंट अगर आपके प्रोग्राम में लिखा हुआ है तो उसे 3 एड्रेस कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखिए उसका डिस्कशन कि जो स्विच के अंदर जो स्टेटमेंट है, तो इसमें जो वेरिएबल है वह डे है, तो उसके जो भी वैल्यू होगी, जो भी मान रहेगा, उसे एक टेम्पररी वेरिएबल में रख दिया गया, T1 इज इक्वल टू डे। आप देख सकते हैं T1 इज इक्वल टू डे लिखा हुआ है। अब पॉसिबिलिटीज क्या है कि 3 पॉसिबल वैल्यूज है और एक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज है। अगर आप देखेंगे स्विच के ब्लॉक को, 3 पॉसिबल वैल्यूज है, 1, 2 और 3, और एक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज है। तो पहले से एक 3 टेम्पररी वेरिएबल ले लिया गया है जिसमें 3 पॉसिबल वैल्यूज को लिया गया है। T2 इज इक्वल टू 1 आपके केस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए एक टेम्पररी वेरिएबल, T3 इज इक्वल टू 2 आपके केस 2 को, और T4 इज इक्वल टू 3 आपके केस 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब होना क्या चाहिए, अगर आपके T1 की जो वैल्यू है वह अगर इक्वल हो जाए T2 से, इसका मतलब क्या हुआ, वह केस 1 के बराबर है, तो उन्हें क्या जाके प्रिंट करना चाहिए, आपका प्रिंट मंडे। तो एक लेवल डिफाइन किया गया है कि इफ T1 इज इक्वल टू 2 गो टू L1, और जब आप L1 पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट मंडे, और उसके बाद फिर बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर वह कंडीशन फॉल्स होता है तो ऑटोमेटिकली वह नीचे आ जाएगा और वह दूसरा कंडीशन चेक करेगा कि T1 इज इक्वल टू T3। अब आपको पता है कि T1 इज इक्वल टू T3 में उनको क्या करना है, क्या प्रिंट करना है, ट्यूसडे। तो एक लेवल डिफाइन किया गया गो टू L2, और गो टू L2 में आप देख सकते हैं लेवल L2 में उन्होंने ट्यूसडे प्रिंट करके रखा है। लेकिन अगर वह भी फॉल्स हो गया तो कहाँ पे जाना है उनको, T1 इज इक्वल टू T3। और यहाँ पे जो थर्ड केस है कि उसको क्या प्रिंट करना है, वेडनेसडे, तो उसके लिए आपका एक अलग लेवल डिफाइन किया गया है, और उस लेवल पे जाके क्या करते हैं, वो आपका वेडनेसडे प्रिंट कर देते हैं। लेकिन अगर यह इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होता तो ऑटोमेटिकली उनको एक ऐसे लेवल पे जंप करना पड़ेगा जहां पे वह प्रिंट करे इनवैलिड डे। इसीलिए 3 इफ कंडीशन में चेक करने के बाद कि इफ T1 इज इक्वल टू T2 गो टू L1, इफ T1 इज इक्वल टू T3 गो टू L2, इफ T1 इज इक्वल टू T4 गो टू L3। लेकिन अगर यह तीनों कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट वह गो टू L4 लेवल 4 में जंप कर जाएगा, और यहाँ पे जो आपका जो डिफ़ॉल्ट केस है, जो आपका इनवैलिड डे है, उसको वह प्रिंट करने वाला है। इस तरीके से हम देखते हैं। साथ में आपको यह ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार कंडीशंस अगर प्रिंट हो गया, एक कंडीशंस के हिसाब से अगर स्टेटमेंट आपके प्रिंट हो गए, तो आप देखिए यहाँ पे L1, L2, L3, L4, L5 इस तरीके से आपके अलग अलग लेवल्स में आपके स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए लिखा गया है। उसके बाद जब भी इनमें से कुछ भी प्रिंट हो जाएगा तो आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने नहीं चाहिए। इसी कारण देखिए जब प्रिंट मंडे किया उसके बाद गो टू L5, तो गो टू L5 मतलब बाकी किसी लेवल के स्टेटमेंट को चेक करते हुए सीधा एग्जिट कर जाएगा L5, जो आपके स्विच स्टेटमेंट से बाहर है। वैसे ही आपके जो दूसरा है
कि अगर L2 रन किया तो वो प्रिंट ट्यूसडे करेगा और वापस से गो टू L5। मतलब इतना रन करने के बाद आपके नीचे के लेवल जैसे L3 या डिफ़ॉल्ट वाला जो स्टेटमेंट है वह एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वह सीधा बाहर हो जाएगा। वैसे ही L3 लेवल को प्रिंट करने के बाद देखिए गो टू L5। तो इसका मतलब ये है कि कंडीशंस के हिसाब से एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और उस स्टेटमेंट के बेस पे एग्जीक्यूट होने के बाद बस डायरेक्ट उस स्विच स्टेटमेंट से बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो आपके स्विच स्टेटमेंट है जिसके मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, एक वेरिएबल पे आपके बहुत सारे जो कंडीशंस है, बहुत सारे आउटकम्स है जो डिपेंड रहते हैं, तो उस तरीके के स्टेटमेंट को 3 एड्रेस कोड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब तीसरी बात करते हैं कि अगर स्टेटमेंट हमारा लूप हो, अगर लूप स्टेटमेंट यूज़ हो तो उसको हम 3 एड्रेस कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक सिंपल फॉर स्टेटमेंट लिया गया है जिसमें आपका एक वेरिएबल आई इनिशियलाइज हो रहा है और ये जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है ये तब तक आपका रिपीट होता रहेगा जब तक कि आई लेस देन 5 रहेगा। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगा वहाँ से एग्जिट कर जाएगा और हर एग्जीक्यूशंस के बाद जो आपका फॉर लूप की जो प्रॉपर्टीज़ है कि जो आई का वेरिएबल है जो आई प्लस प्लस लिखा है, मतलब उसमें एक इंक्रीमेंट आपका होगा +1। अब अगर इस तरीके का स्टेटमेंट अगर दिया गया है तो उसे हम 3 एड्रेस कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखिए कि सबसे पहले आपके फॉर लूप के अंदर i इज इक्वल टू 0 एक इनिशियलाइजेशन हुआ है, तो उस वेरिएबल के हिसाब से t1 एक उसको जो इनिशियलाइज किया गया कि t1 इज इक्वल टू 0 उसको एक टेम्पररी वेरिएबल में होल्ड करके रख दिया गया है। उसके बाद देखिए फॉर लूप के अंदर एक स्टेटमेंट है i लेस देन 5, मतलब एक इनिशियलाइज हुआ, उसके बाद क्या होता है कंडीशन चेक होता है। अगर यह कंडीशन ट्रू होगा तभी आपका नीचे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन चेक हो रहा है i लेस देन 5, तो वो जो 5 है उसको भी एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर दिया गया है। यहाँ पे उस टेम्पररी वेरिएबल को दिया गया t2। तो इसका मतलब जो आपका इनिशियलाइज वैल्यू है वो आपका t1 में है और जो टेम्पररी वैल्यूज एक वैल्यू जो कांस्टेंट है उसको किस में रखा गया t2 में। अब नेक्स्ट क्या होता है कि इफ़ i लेस देन 5, इसका मतलब इफ़ t1 लेस देन t2, क्योंकि आपने ये दोनों वैल्यूज़ को इस टेम्पररी वेरिएबल में रखा हुआ है, तो जो भी आपका ट्रू या फॉल्स होगा इसका जो भी परिणाम रहेगा उसे कहाँ पे रखा गया है आपके t3 में। इसका मतलब अगर ये t3 जो भी कंडीशन, इफ़ दिस t3 इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो इसका मतलब वो क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। अब प्रिंट करने के बाद i को इंक्रीज करेगा +1 से और वापस से लूप में आएगा फिर से कंडीशंस को चेक करने के लिए। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आपके ये फॉर लूप से वो जो कंट्रोल है वह क्या करेगा, आपका एग्जिट हो जाएगा। तो इसी कारण देखिए आपके t3 इज इक्वल टू क्या हुआ, पहले दोनों के कंडीशंस को चेक कर रहे हैं कि t1 इज लेस देन t2। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो t3 में ट्रू चला जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो t3 में फॉल्स चला जाएगा। नाउ इफ नॉट t3 गो टू L2, इसका मतलब कि अगर यह ट्रू नहीं है, अगर इफ नॉट t3 तो एक लेवल की डायरेक्टली एग्जिट कर जाए। L2 मतलब यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रख देना कि यह L1 या L2 एक लोकेशन है, एक नंबर है जहाँ पे वह डायरेक्ट आपका जंप कर जाता है। वह एक तरीके से एड्रेस के तरीके से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एड्रेस न देके यहाँ पे उसको सिंबॉलिकली आपके L1, L2, L3 इस तरीके से हमने अलग अलग 3 एड्रेस कोड में उसको लिखा हुआ है। तो अगर कंडीशन फॉल्स है डायरेक्ट बाहर निकल जाइए, और अगर कंडीशंस ट्रू है तो उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा कि आपके बार बार उसको रिपीट करना है। तो देखिए प्रिंट t1, अगर कंडीशंस ट्रू है तो वो क्या करेगा, जो आपका जो मैसेज है प्रिंट %dn जहाँ पे आपके i की वैल्यू प्रिंट हो रहा है उस वैल्यू को क्या करेगा, वह आपका प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद जो आपके i वेरिएबल है वह आपका लूप में क्या i प्लस प्लस, तो i की वेरिएबल को आपने कहाँ पे रखा हुआ है, आपने t1 पे रखा हुआ है, तो वह क्या हो जाएगा, एक +1 करके इंक्रीमेंट होगा। तो t4 इज इक्वल टू t1 +1
और वापस से क्योंकि वह पुनः आपका i का नया इनिशियलाइज वेरिएबल हो जाएगा तो t1 इज इक्वल टू t4, और उसके बाद वापस से उसे लूप में जाके कंडीशन चेक करना है कि वह फिर से आपके फॉर लूप के कंडीशंस को रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वापस से कहाँ गए आप, गो टू L1 में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका जो स्टेटमेंट है वो जो t3 इज इक्वल टू t1 लेस देन t2, यह जो स्टेटमेंट है यह आपका कहाँ पे डिफाइन रहेगा, आपके L1 में। तो वापस से L1 में आएगा, फिर से इस कंडीशन को चेक करेगा, चेक करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है फिर से आपका एग्जीक्यूशन होगा। यह प्रोसेस आपका रिपीट होता रहेगा। लेकिन एक समय के बाद क्योंकि i आपका हर बार +1 हो रहा है तो डेफिनेटली एक बार क्या होगा, आपका 6 हो जाएगा, और जैसे ही 6 होगा आपका जो t3 है वह आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ही फॉल्स होगा इसका मतलब डायरेक्टली ये बाहर निकल जाएगा और कहाँ पे चला जाएगा, आपके एग्जिट लूप में, जो 6 नंबर के पॉइंट पे आपको बताया गया L2 जो लूप के L1 में है। और गो टू L1 मतलब वापस से लूप के कंडीशंस को चेक करने के लिए वह वापस चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको कोई लूप स्टेटमेंट दिया है तो जो फॉर स्टेटमेंट है या इसमें विशेष यह ध्यान देना है। और फिर से हम बात करें ये जो 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशंस की, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यही आपका फाइनल आंसर है। अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने लॉजिक के हिसाब से इस स्टेटमेंट को अलग तरीके से लिख सकते हैं। हो सकता है आपका जो लॉजिक है, जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस है वह अलग हो, तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पे 6 3 एड्रेस स्टेटमेंट कोड लिखे हो सकता है आपके कोड में 8 स्टेटमेंट जनरेट हो जाए। तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है। अगर लॉजिक सही है और लिखने के तरीके अलग हैं तो हो सकता है कि अलग अलग स्टूडेंट्स में आपके जो 3 एड्रेस कोड हो वह अलग अलग हो। लेकिन हमें विशेष ध्यान देना है कि जो आपका जो लॉजिक है वह गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो आपके जो लूप वाले जो स्टेटमेंट है, स्पेशली ये जो फॉर स्टेप के स्टेटमेंट, उसको 3 एड्रेस कोड में इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे कोड फ्रेगमेंट में जो हमने कोड लिखा हुआ है अगर उसमें व्हाइल लूप का उपयोग है तो उसे 3 एड्रेस कोड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसे अगर आप ध्यान देंगे कि जो फॉर लूप है वह आपका इटरेटिव स्टेटमेंट है। इसका मतलब अगर किसी स्टेटमेंट को कंटिन्यूसली एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स तक अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको फॉर लूप की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर किसी स्टेटमेंट को भले ही आपको बार बार एग्जीक्यूट करना है लेकिन हर बार आपको चेक करना है कि उसको एग्जीक्यूट करने से पहले कि कंडीशंस ट्रू है या फॉल्स, तो उस कंडीशंस में आपका क्या रहता है, ये व्हाइल लूप की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इस तरीके का स्टेटमेंट अगर आपके प्रोग्राम में है तो उसे 3 एड्रेस कोड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसे समझने के लिए पुनः एक उदाहरण दिया गया है जिसमें वेरिएबल को इनिशियलाइज किया गया है। फिर आपके एक व्हाइल स्टेटमेंट है जहाँ पे कि i इज लेस देन 5 एक कंडीशंस है। और अगर आप देखें तो यह फॉर लूप का ही एक कन्वर्टेड फॉर्म है कि फॉर लूप के जो आपके स्टेटमेंट थे जिसमें i आपका इनिशियलाइज हुआ था और उसके बाद फिर एक कंडीशन चेक हुआ था और उसके बाद फिर i आपका क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, इंक्रीमेंट हुआ था। तो अगर इस तरीके का कोई स्टेटमेंट है तो पुनः उसे कैसे 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया i इज इक्वल टू 0, फिर उसे एक टेम्पररी वेरिएबल में डाल दिया t1 इज इक्वल टू i। फिर जो आपके जो कंडीशन है 5 या उसके जगह में कोई वेरिएबल भी हो सकता था, उसको आपने दूसरे टेम्पररी वेरिएबल में डाला t2 में। उसके बाद फिर आपने कंडीशन चेक किए t3 कि अगर कंडीशन ट्रू है तो उस कंडीशंस में आपको क्या कर देना है, ये जो स्टेटमेंट है इसको प्रिंट कर देना है जो i की वैल्यू है। तो इफ़ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है, इफ़ t3 गो टू L1, ये गो टू L1 का मतलब उस लोकेशंस पे जाइए और वहाँ पे उस स्टेटमेंट को प्रिंट कर दीजिए। जस्ट नीचे देखिए जो L1 लिखा हुआ है। लेकिन अगर कंडीशंस फॉल्स है और प्रिंट करने के बाद वापस से क्या करना पड़ेगा, एक तो प्रिंट भी होगा और साथ में फिर जो इंक्रीमेंट वैल्यू है, देखिए व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट के बाद आपका i++ है और जो i की वैल्यू आपके t1 में, तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा कि उस i की वैल्यू को
आपको इंक्रीज करना पड़ेगा +1 करके, और +1 करने के बाद पुनः उसे i में स्टोर करना पड़ेगा, और स्टोर करने के बाद फिर से जहाँ पे आपका वाइल स्टेटमेंट है फिर से कंडीशन चेक करने के लिए आपको वहाँ पे बाहर जंप करना पड़ेगा। तो कंडीशन चेक करने के बाद अगर कंडीशंस आपका ट्रू हो जाता है तो फिर से आपके वाइल के कंडीशन चेक होंगे और वापस से यही प्रोसेस रिपीट होगा। लेकिन अगर कंडीशंस अगर फॉल्स हो जाते हैं तो डायरेक्ट आपके जो वाइल कंडीशन चेक करने के बाद अगर कंडीशंस फॉल्स हुआ तो डायरेक्ट वहाँ से क्या कर जाएगा, आपका एग्जिट कर जाएगा। इसके लिए फिर दूसरा जो लेवल आपका दिखाया गया है उस लेवल पे वह जंप कर जाएगा। तो अगर हम समझें कि ये जो फॉर लूप है और वाइल लूप है लगभग अगर हम चाहें तो वह एक दूसरे का कन्वर्टेड फॉर्मेट है। फॉर को हम वाइल लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो उसका जो 3 एड्रेस कोड जो कन्वर्जन है उसके जो लॉजिक है उसके जो स्टेटमेंट है वह लगभग एक जैसे हैं। तो अब हम बात करते हैं डू वाइल की। अगर एक और लूप इसमें विशेष ध्यान दें, अगर वाइल लूप की अगर बात करें तो पहले कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू है उसके बाद ही वाइल ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वह आपके एग्जीक्यूट होने वाले हैं। लेकिन डू वाइल लूप में हम चाहते हैं कि कोई स्टेटमेंट एटलीस्ट एक बार आपका एग्जीक्यूट हो, उसके बाद अगर कंडीशन सत्य हो तो उसे दोबारा एग्जीक्यूट करे, नहीं तो बाहर हो जाए। तो जब इस तरीके के लॉजिक को जब अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम डू वाइल स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। तो अगर उस तरीके का कोई स्टेटमेंट हो, जैसे यहाँ पे उदाहरण को समझने के लिए पुनः आपको दिया गया है कि एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर, आप विशेष ध्यान दीजिए यहाँ पे कि डू, इसका मतलब पहले वो प्रिंट करेगा i की वैल्यू को, i को इंक्रीज करेगा i++, फिर नीचे जाके आपके वो वाइल के जो कंडीशन है उसको आपका चेक करने वाला है कि i के इंक्रीज करने का कि i > 5। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो फिर से वापस से डू की जगह पे जाएगा, फिर से वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो एक वाइल और डू वाइल में जो मेजर जो डिफरेंस है, जो दोनों में अंतर है कि वाइल में हो सकता है कि जब कंडीशन चेक करते टाइम आपका कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उसी टाइम वह ब्लॉक से बाहर हो जाए, मतलब उसके अंदर के जो स्टेटमेंट है वह आपका एग्जीक्यूट कभी नहीं होगा। लेकिन डू वाइल में एक खासियत है कि वह एटलीस्ट एक बार आपका जो स्टेटमेंट है जरूर एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के बाद ही वह कंडीशंस को चेक करता है। तो अगर इस टाइप के स्टेटमेंट है तो उसे अगर हम 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना चाहें तो आपका क्या होगा, एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे जहाँ पे हम i की वैल्यू को स्टोर करेंगे, उसके बाद एक लेवल डिफाइन कर देंगे उसी के नीचे जहाँ पे आपका ये प्रिंट, आपका एक स्टेटमेंट प्रिंटफ भी आपका एग्जीक्यूट होगा, और साथ में हम i की वैल्यूज़ को इंक्रीज करेंगे, i की वैल्यू को किसी टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करने के बाद। फिर यहाँ पे हम एक कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू होता है i की वैल्यू को इंक्रीज करने के बाद तो जो लेवल हमने प्रिंटफ के लिए डिफाइन किया था वहाँ पे वह जंप कर जाएगा गो टू स्टेटमेंट के थ्रू, और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो वहीं से वह एग्जिट कर जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसी लॉजिक को जो हम बात कर रहे थे उसको आपको यहाँ पे समझाया गया। आप देख सकते हैं t1 = 0 लिया, फिर एक लेवल L1 के अंदर जो आपके प्रिंटफ स्टेटमेंट है और प्लस जो इंक्रीमेंटर है जो i की जो लॉजिक है उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर जो आपके कंडीशंस है उस कंडीशंस को चेक किया गया, अगर कंडीशंस ट्रू है तो लेवल L1 में जंप कर जाएगा, इफ़ T4 गो टू L1, और अगर नहीं तो वहाँ से वह बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से वैसे ही आप देख सकते हैं आपके जो ब्रेक स्टेटमेंट और जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है, जैसे आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर i = 0, इस उदाहरण में इसका मतलब यह है कि एक नॉर्मल एग्जीक्यूशन चलते रहता है एक लूप के अंदर, लेकिन एक पर्टिकुलर परिस्थिति में, एक कंडीशंस में जब उस लूप से टर्मिनेट होना रहता है, उस लूप से बाहर आना रहता है, तो उस समय फिर आपके ब्रेक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो पुनः अगर इस उदाहरण को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ऊपर आपके जो फॉर स्टेटमेंट है, तो फॉर स्टेटमेंट का जो लॉजिक है वह कैसे होता है हमने पहले ही डिस्कस किया है कि पहले एक इनिशियलाइजेशंस के लिए एक टेम्पररी वेरिएबल रहेगा, फिर एक कंडीशंस चेकिंग के लिए रहेगा,
आई लेस देन 5 मतलब यह भी दोनों टेम्पररी वेरिएबल में होल्ड करने के बाद कंडीशन चेकिंग होंगे। जब यह कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो जैसे ही ट्रू होगा तो वो एक दूसरे कंडीशंस को चेक करने वाला है कि इफ आई इज इक्वल टू 3 मीन्स यहाँ पे भी एक टेम्पररी वेरिएबल के थ्रू इसका कंडीशन चेक होगा। अगर ये कंडीशंस ट्रू हो गया तो एक लेवल डिफाइन रहेगा और उस लेवल पे इफ आई इज इक्वल टू 3 तो गो टू उस एल उस लेवल पे डायरेक्टली जंप कर जाएगा। लेकिन अगर यह फॉल्स है तो उस लेवल पे ना जाके आपका जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है वह आपका एग्जीक्यूट होने वाला है और पुनः एक लेवल उस प्रिंट एफ के नीचे लिखा रहेगा जो आपके जो फॉर स्टेटमेंट का जो इनिशियलाइज वेरिएबल है जो आई लेस देन 5 जो आपने कंडीशन चेक किया था वहाँ पे आपका जंप करेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आप जो इस तरीके की जो स्टेटमेंट है उसे कैसे 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम बात करेंगे तो हमने यहाँ पे कुछ और उदाहरण लिए हुए हैं जहाँ पे आपके बड़े कोड फ्रेगमेंट है, जैसे यहाँ पे इंट मेन इंट आई जे, आपके एक मेन प्रोग्राम के अंदर 2 वेरिएबल है, उसके बाद 2 फॉर लूप है, एक इफ स्टेटमेंट है, उसके बाद फिर आपके कंटिन्यू स्टेटमेंट है, फिर आपका एक इफ स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम लिया गया है। तो इसका यह प्रोग्राम लेने का सिर्फ मकसद यह है कि यहाँ पे भी जो आपके इटरेटिव स्टेटमेंट है, जो आपके कंडीशनल स्टेटमेंट है, जो आपके जंप स्टेटमेंट है, वह कंडीशनल भी हो सकता है, अनकंडीशनल भी हो सकता है। तो उसे कैसे 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट किया जाता है। तो इन सभी के बारे में जो हमने अलग अलग लॉजिक जो पढ़ा था, अलग अलग स्टेटमेंट के बारे में, तो उन्हीं को कंबाइंड करके उसका जो इक्विवेलेंट जो 3 एड्रेस कोड है वह हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही आपका एक दूसरा एग्जाम्पल भी लिया गया है और उसमें भी इसी विषय पर चर्चा किया गया है। तो अगर दूसरा उदाहरण देखें तो इसमें भी आपके 2 फॉर लूप है। यहाँ पे एक कंडीशंस आपका j इज इक्वल टू 1 अगर है तो कंटिन्यू करें और प्रिंट करें। तो ओवरऑल जो लॉजिक कि आपके जो स्टेटमेंट है उसे कैसे 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट किया जाता है, स्पेशली आपके लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट, जंपिंग स्टेटमेंट, तो अगर बड़े प्रोग्राम दिए तो उन्हीं लॉजिक को कंबाइन करके उसे 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस लेक्चर पे हमने देखा कि जो आपके जो अलग अलग जो नियंत्रण प्रवाह स्टेटमेंट होते हैं जो आपके लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, जो जिस तरीके का स्टेटमेंट होता है, जो आपके कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जैसे इफ एल्स या स्विच, आपके जो इटरेटिव स्टेटमेंट होते हैं जैसे फॉर, वाइल, डू वाइल, और आपके कुछ जंपिंग स्टेटमेंट रहते हैं। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट हैं उसे 3 एड्रेस कोड या एक इंटरमीडिएट कोड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में हमने समझने की कोशिश की है। धन्यवाद।